हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं HRM का, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर पढ़ने का मकसद ये है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़, कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें और उनका टेस्ट लें। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत होती है, कि हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस। हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास स्किल्स बिल्कुल सही हों, राइट स्किल्स हों, हमारे एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ठीक हो, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, वेल होगी। नंबर सेकंड किस पे बेस करती है हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिलेक्शन, बेस करती है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। रिक्रूटिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन को रिक्रूट करना, यानी उसको हायर करना, उसको सेलेक्ट करना। ये होता है हमारा रिक्रूटिंग प्रोसेस, यानी जो HR के अंदर हम जाते हैं, HR हमें सेलेक्ट करती है और कहती है आपने इंटरव्यू देना और ये सब करना है, तब जाके आपको हम हायर करेंगे। तो जो उसकी कॉस्ट लगती है वो हमारे पास एग्जैक्टली मेजर्ड हो के कितनी कॉस्ट उसकी लगेगी, कि वो कॉस्टली पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। एंड नंबर थर्ड हमारे पास सबसे क्या होता है उसका लीगल ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी, कि हमारे उसके ऊपर क्या लीगल ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटी बन रही है। यानी कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो उसका वर्कर्स के अंदर हमें किस टाइप का उसका क्वेश्चनेबिलिटी बैकग्राउंड देखना पड़ता है, हमें उसका देखना पड़ता है। हमारी लाइबिलिटी बनती है कि वो पर्सन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। जब तक हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक हम उस पर्सन को हायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है नेग्लिजेंट हायरिंग। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे को नेग्लेक्ट कर देना यानी इग्नोर कर देना। तो वो कहता है नेग्लिजेंट हायरिंग का क्या मतलब होता है, कहता है हायरिंग अ वर्कर्स विद क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड्स। हमें ऐसे लोगों को पहली बात तो हायर नहीं करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर हमें ना पता हो, क्वेश्चनेबल हो, मतलब उनका हमें ये ना पता हो पीछे वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से नहीं है। तो हमें ऐसी इस चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसके लिए हमें उसके कैसे वर्कर्स को हायर करना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे वर्कर्स कैसे हों जिनको हम हायर करें। इसके लिए हमें हायरिंग वर्कर्स हमारे पास कैसे होने चाहिए कि हमें उनका जो केयरफुली उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता हो कि हाँ वो पर्सन कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन का हमें पता होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है वो रिटन फॉर्म में अपना रेफरेंस दे के वो कहाँ से है, उसका क्या रेफरेंस है, क्या नेम है, उसके सिटी का नेम क्या है, किस एरिया से बिलोंग करता है, सारी केयरफुली उसके रेफरेंसेस को चेक करना चाहिए हमें। जिसके ज़रिए हम अपने CNIC भी यूज़ कर सकते हैं नादराज का, कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें ये पता लगता है कि क्या इसने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। उसके बाद फिर हम पर्सन का अपना उसका रिकॉर्ड को सेव रखें कि हाँ वो रिकॉर्ड जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव होनी चाहिए। और अगर हमें कोई भी पर्सन क्या है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई भी अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पर्सन की एप्लीकेशन को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है उस पर्सन की एप्लीकेशन को, कि हमें इस पर्सन को जॉब नहीं देनी है। उसको हमने क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना, और अपने पास फिर भी रिकॉर्ड में रखना है कि ये पर्सन था जिसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद अगर हमने किसी को सेलेक्ट कर लिया है तो उसकी एप्लीकेशन की क्या प्राइवेसी होती है, कि हमारे पास उस पर्सन की एप्लीकेशन एग्जैक्टली सेव होती है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी दूसरी कंपनीज को लोगों को ना इन्फॉर्मेशन हो, ना इन्फॉर्मेशन लीक हो, कि ये इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ ये हमारे पास आया और इसने हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। तो हमें उसकी प्राइवेसी राइट्स को भी बैलेंस में रखना होता है। और उसके बाद हमें कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो हमें डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास नेग्लिजेंट हायरिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है पर्सन्स जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन फिट। व्हाट इज पर्सन्स जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन फिट, ये हमारे पास क्या होता है पर्सन की जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन फिट। ये होता है कि एक पर्सन के लिए जॉब कितनी परफेक्ट है, वो अपनी जॉब के मुताबिक उसकी स्किल्स हैं या नहीं है, वो अपनी जॉब में कितना फिट है। ये हमें अपने पर्सन्स की जॉब के रिक्वायरमेंट और उसका क्राइटेरिया सेलेक्ट कर कर पर्सन की रिज्यूम देखकर, उसका इंटरव्यू देखकर हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो द मेन एम ऑफ आ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्टिंग टू अचीव आ पर्सन्स जॉब फिट। सबसे मेन एम हमारा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन का, कि क्या वो पर्सन अपनी जॉब के मुताबिक उसकी अचीवमेंट परफेक्ट हैं या नहीं है। तो पर्सन जॉब फिट की अगर हम पूरा प्रॉपर देखें कि मेन क्या चीज़ होता है, वो कहता है रेफर टू अ मैचिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो
उस क्राइटेरिया से मैच करता है या नहीं करता है। अगर बैंक का पर्सन है तो क्या उसके पास बैंकिंग स्किल्स हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक का पर्सन है, बैंक के अंदर उसने काम करना है और उसके पास शेफ की स्किल्स हो। दैट इज नॉट अ परफेक्ट अ पर्सन जॉब फिट स्किल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उस बंदे की नॉलेज, क्या उसके पास उस चीज़ का नॉलेज है जिस जॉब के लिए वो आया है, क्या उसके पास वो स्किल्स हैं, क्या उसके पास वो एबिलिटीज़ हैं, यानी कि नाउ अ पर्सन क्या वो ये इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कासास, यानी के फॉर हमारे पास नॉलेज, एस फॉर स्किल एंड ए फॉर हमारे पास क्या है एबिलिटीज़, यानी उसके पास क्या वो एबिलिटीज़ हैं या नहीं है। अब किसी भी पर्सन को कॉम्पिटेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देखना है, उसकी मैचिंग्स को देखना है एंड देन हमने उसकी क्या देखना है, कॉम्पिटेंसीज को देखना है। अब ये कॉम्पिटेंसीज हमारे पास क्या है, वो कहते हैं सेंटर परफॉर्मिंग द जॉब, कि वो जो पर्सन जॉब परफॉर्म कर रहा है या वो परफॉर्म कर कर आया है उसको एनालाइज करना, उसको डिटरमाइन करना क्या वो उस जॉब के मुताबिक है जो हमने क्राइटेरिया अपना दिया है, जो हमने कोई भी एडवर्टीजमेंट दिया है क्या वो उसके इक्वल है। देन उस पर्सन की हमने सबसे सेकंड पे हमने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय नॉलेज, उसका वही नॉलेज देखना है, वही स्किल्स देखनी है और उसकी क्या देखनी है, एबिलिटीज देखनी है। एंड नंबर सेकंड हमने क्या एडवांस इसके अंदर ऐड कर दिया है, हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज, कि हमने उसकी क्या देखनी है, कॉम्पिटेंसीज देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जॉब पर्सन जॉब फिट में हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नोट की। जब हमने ये देखा कि किसी के पास नॉलेज होगी, उसके पास स्किल होगा, उसके पास एबिलिटीज़ होंगी, उसके पास कॉम्पिटेंसीज होंगी, तब जो है हमारी परफॉर्मिंग द जॉब क्या होगा, परफेक्ट होगा, पर तब वो हमारी जॉब जो है वो परफॉर्म परफेक्ट कर सकेगा। और जब उसके पास ये चीज़ें अच्छी होंगी तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ नॉलेज के एम्प्लॉयज़ के पास उस चीज़ का नॉलेज भी होगा। जब हम ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि एम्प्लॉय के पास उस चीज़ का नॉलेज भी है, स्किल भी, एबिलिटीज़ भी हैं। और जैसे ही एम्प्लॉय के पास अगर नॉलेज भी है, स्किल भी, एबिलिटीज़ भी हैं, तो दैट मीन्स उसके पास हर चीज़ के लिए वो पर्सन जो है वो जॉब के लिए फिट है। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा कि वो पर्सन कौन सा होता है जो जॉब के लिए फिट होता है, जिसके पास ये स्किल्स भी हैं। अब वो क्या होना चाहिए, कहता है इट्स माइट बी अ राइट फॉर अ जॉब, और वो जॉब के लिए क्या हो, राइट भी हो, बट रॉन्ग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, रॉन्ग हो। अब ये क्या मतलब होता है, एक कैंडिडेट वो राइट है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉन्ग कैसे है। मतलब ये कि वो एक कैंडिडेट है, उसके पास सारी स्किल्स हैं, सब प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, बट उस पर्सन का अपना विलिंग पावर ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। तो वो क्या होगा, कैंडिडेट तो राइट होगा लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर वो रॉन्ग होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी। द एम्प्लॉयर्स शुड केयर अबाउट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट एज वेल। पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, अब आपको क्लियर हुआ होगा, पहले तो हमने पर्सन फिट देख लिया कि पर्सन में क्या स्किल वगैरह होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे फिट हो सकता है, जब वो इन चीज़ों के साथ मैच करेगा, जब उसकी विलिंग पावर भी होगी कि वो इस कंपनी के साथ काम करना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग मेथड। किसी को भी पर्सन को टेस्ट करने के लिए बेसिक टेस्ट मेथड हमारे पास कौन से होते हैं। हमारे पास बेसिक टेस्ट मेथड की तरफ अगर हम फोकस करें तो हमारे पास दो बेसिक टेस्ट मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है रिलायबिलिटी और नेक्स्ट हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे वैलिडिटी। अब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, हम इसका कॉन्सेप्ट समझें। कोई भी चीज़ लगातार हो रही है वो हमारे पास क्या है, रिलायबिलिटी है, यानी वो लगातार हो रही है। और कोई वैलिडिटी क्या होती है, हम किसी भी चीज़ का एक्यूरेसी मालूम करने के लिए क्या ये इतने % एक्यूरेट है, वो हमारे पास क्या होती है, वैलिडिटी। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा रिलायबल है, मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितना अरसा चलेगी। तो ये दोनों चीज़ें हम देख कर लेते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं हम कहते हैं ये कितना अरसा चलेगी और ये कितनी पायदार है, तो वो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पायदार, तो वो हमारे लिए क्या है, रिलायबिलिटी है। और कितना अरसा चलेगी, कब तक ये वैलिड है, कब तक इसकी एक्सपायरी डेट है, तो वो हमारे पास क्या है, वैलिडिटी है, यानी कब तक एक्यूरेट वर्क करेगी, वो हमारे पास क्या है, वैलिडिटी है। तो अब हम इसको थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। तो वो कहता है डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी, वही बात आ गई, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की लगातार देखना, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेनिंग बाय द सेम पर्सन व्हेन रीटेस्टेड विद द आइडेंटिकल एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट। अब वो कहता है अगर एक पर्सन है, क्या है इसमें हमने क्या फोकस किया, सेम पर्सन है, उसी से ही हम रीटेस्ट ले रहे हैं, वही आइडेंटिकल फॉर्म का, वही आइडेंटिकल चीज़ों का सेम टेस्ट, तो रिजल्ट कैसा आता है।
सम टाइम ऐसा होता है कि हम सेम ही चीज़ होती है उसको हम बार बार जो है हमारे पास एक एमसीक्यूज है उन्हीं को हम आगे पीछे कर कर एमसीक्यूज बच्चे को वापस देते हैं। वो सम टाइम जो ए आंसर उसने पहले लगाया होता है नेक्स्ट टाइम में वो बी आंसर लगा रहा होता है। तो व्हाट इज दिस, वो कहता है स्कोरिंग हमें कब पता चलेगी कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। वो कहता है आर टेस्ट स्टेबल ओवर अ टाइम, क्या टेस्ट जो है वो स्टेबल है टाइम के साथ साथ, ये हमें क्या देखना होता है, रिलायबिलिटी में देखना होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी अभी वैलिडिटी की। वैलिडिटी में हमने एक वर्ड देखा था कि एक्यूरेट, कितनी एक्यूरेट है कोई भी चीज़, उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए कि उस टेस्ट में एक्यूरेसी कितनी है। तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम मैयर्स यूज़ करते हैं कि कितना मैयरेबल है, क्या जो है उसका प्रॉस्पर्ड है टू मैयर, कि हम उसको कैसे मैयर कर सकते हैं। डिज़ाइंस टू फिल, किसी भी चीज़ को फिल करने के लिए कितनी चीज़ एक्यूरेट है। अब हमने ये देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास के अंदर हमने देखा हमारे पास दो लेवल है, ये लेवल है और एक हमारे पास क्या है, एक ये लेवल है। अब हमने इस गिलास को कितना फिल किया, हमने ये लाइन लगाई और हमने कहा कि हमने इस लेवल के मुताबिक अपने गिलास को क्या कर लिया है, इतना फिल कर लिया है। ये हमने क्या किया, इतना फिल कर लिया है। तो हमारा जो ये प्रॉपर गिलास था, हमने ये देखा कि गिलास हमारा कितना एक्यूरेट फिल है। हमने यहाँ पर लाइन, बॉर्डर लाइन ड्रा की कि ये एक्यूरेटली इतना फिल है गिलास। दैट इज की इसकी वैलिडिटी कितनी है कि ये इतना ही पिया जा सकता है गिलास, कितना है, ये इतना ही पिया जा सकता है गिलास, इससे ऊपर इस लाइन पर हम इसको नहीं पी सकते बिकॉज ये एक्यूरेट इतना ही है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या देखा, वो कहता है इंडिकेट वेदर अ टेस्ट इज मैयरिंग व्हाट इज सपोज्ड टू बी मैयर, कि हमें ये देखना है कि हम टेस्ट इज मैयरिंग, हम कैसे टेस्ट को मैयर कर रहे हैं, एंड व्हाट इज सपोज्ड टू बी मैयर, और हम क्या मैयर करना चाह रहे हैं, वो हमें क्या है, वैलिडिटी से पता चलता है। वो कहता है डज द टेस्ट एक्चुअली मैयर व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी मैयर, कि हम टेक्स्ट को एक्चुअली मैयर करें और तब हमें ये पता चले कि हम असल में क्या मैयर करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वैलिडिटी होती है, जिसमें हमें एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने इसमें क्या मैयर किया है। ये हमारे पास होती है वैलिडिटी। मेन पॉइंट जो हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि रिलायबिलिटी हमारे पास क्या होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, और हमारे पास वैलिडिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी होती है टेस्ट के अंदर। ये हमारे पास होती है वैलिडिटी। अब वो कहता है हमारे पास कि हम इस वैलिडिटी में हमें किस चीज़ का आंसर हमें जानने की ज़रूरत है। तो डज इट प्ले टू यूज़ द टेस्ट, हमें टेस्ट जो है वो ऐसे यूज़ करने चाहिए कि हम कोई भी जो है इसको पे करने के लिए हम टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। किसी को अगर हम पे कर रहे हैं, मतलब किसी को जॉब पे रख रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें जो है वो यूटिलिटी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें उसकी वैलिडिटी देखनी होती है कि वो कितना वैलिडेट पर्सन है। मैयर ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, उसकी जॉब परफॉर्मेंस को मैयर करना होता है। एप्लीकेंट की एवरेज टेस्ट को मैयर करना होता है कि उसके स्कोर्स कितने हैं। कॉस्ट जो है टेस्ट की कितनी आ रही है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। इन सब को हम यूटिलिटी एनालिसिस कर कर उसमें से कोई ना कोई एक बंदा या 2%, जितनी भी हमारे पास सीट होती है, हम उस पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास ये सब कुछ प्रॉपर हमारे पास एक वे आ जाता है जिससे हम उसको एनालिसिस कर कर एक पर्सन को सिलेक्ट करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है कि एक की बैंक है जिसके अंदर उसको हर बुक के अंदर ना इसकी वैल्यूज और क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जिसमें उसने कहा है कि एक पर्सन ने हायर करना है और उसकी कितनी जो है सिलेक्टिंग ट्रेनिंग पर्सन की कॉस्ट इतनी आ रही है, इतने % जो है उसका लॉस हो रहा है, तो हम कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैलिडिटी जर्नलाइजेशन। वैलिडिटी जर्नलाइजेशन क्या होता है, वो कहता है कंडक्टिंग अ वैलिडिटी स्टडीज एंड सिलेक्टिंग अ टूल फॉर अ कॉस्ट इफेक्टिव बाय फाइंडिंग टेस्ट एंड अदर स्क्रीनिंग टूल्स। अब ये क्या है, वो कहता है किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या होता है, एक इफेक्टिव कॉस्ट यूज करने की जरूरत है। एक सिंपल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव यूज करनी है, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको अच्छे से अच्छे अपने पास रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और इफेक्टिव वे से उसको जो है किसी भी पर्सन का हम वैलिडेट को टेस्ट करें। जिसके लिए हमारे पास हम क्या होता है टेस्ट, हम उसके लिए हम टेस्ट का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और अदर कौन से स्क्रीनिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टूल्स क्या होता है, ये हम कंप्यूटराइज जो टेस्ट बच्चों के रहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। अब वो कहते हैं वैलिडिटी जर्नलाइजेशन क्या होती है। वैलिडिटी जर्नलाइजेशन बेस करती है हमारी किसके ऊपर, एक बेस करती है एविडेंस बेस के ऊपर, कि हमारे पास किसी भी चीज़ का एविडेंस मौजूद होगा तो हमारे पास उस बंदे की वैलिडिटी मैयर परफेक्ट होगा। यानी अगर हमारे पास टेस्ट हमने लिया है कंप्यूटर बेस किसी का और उसने हमें रिजल्ट निकाल कर दे दिया कि हमने 100 MCQs का टेस्ट लिया है और हमारे पास एविडेंस बेस्ड रिजल्ट आया है कि उसके तकरीबन 95 MCQs करेक्ट हैं, और हमने ये बेस लगा रखी है कि 98% वाला या फिर 95% वाला बंदा जो है वो इस डेट के लिए, इस सीट के लिए जो है वो वैलिडेट है या इस डेट पे उसका इंटरव्यू होना है,
तो वहाँ में क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, उस चीज़ की वैलिडिटी एविडेंस होगा और हम उस एविडेंस बेस के ऊपर किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। अब वो यही कहता है विच एविडेंस ऑफ द मेजर ऑफ अ वैलिडिटी ऑब्टेन इन अ वन सिचुएशन कैन बी जनरलाइज टू अनदर सिचुएशन विदाउट फर्दर स्टडी। हम किसी भी चीज़ की दूसरे सिचुएशन को एनालाइज किए बिना इसके ऊपर हम उसका क्राइटेरिया निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने ये निकाल लिया कि अगर ये इतने MCQs इसके ठीक होंगे तो ये नेक्स्ट जो है सिलेक्शन पार्ट के लिए यानी नेक्स्ट इंटरव्यू पैनल के लिए सिलेक्ट होगा। तो हमने किसी भी दूसरी सिचुएशन को एनालाइज किए बिना ही, उसको स्टडी किए बिना ही उसके लिए हमने क्या किया, उस और सिचुएशन को इसके साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास क्या होती है, वैलिडिटी जनरेशन। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये फोकस करना है कि हम किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सिलेक्टिंग मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है टाइप ऑफ टेस्टिंग। हमारे पास कौन कौन से टेस्ट के टाइप है, हमारे पास है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा हमेशा किससे मैच करता है, हमारे माइंड से, हमारे जो माइंड वे होता है उससे मैच करता है, वो हमारे पास क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव में हमने अपनी बात करी अपने माइंड लेवल की। एंड नेक्स्ट हमारे पास है मोटर एंड फिजिकल एबिलिटीज़, यानी मोटर एबिलिटीज़ एंड फिजिकल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी हमारे जो अपने जिस्म की हरकत होती है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो हमारे पास एक टेस्ट होता है। उसके अंदर हम फिजिकल उसका टेस्ट लेते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट टाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम उस पर्सन का क्या लेते हैं, हम उस पर्सन का लेते हैं किसी भी तरह से पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट, कि उस पर्सन का पर्सनल का जो है पर्सनल अपना उसका पर्सनैलिटी कैसे है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, उसके अंदर हम टेस्ट लेते हैं एक पर्सन का कि उसका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ है, वो किस तरफ जाना चाहता है, उसका किस तरफ, जिस तरफ पर्सन का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो उस तरफ उसका जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और फिर हमारे पास ये है अचीवमेंट बेस आती है कि हम अचीवमेंट का टेस्ट लेते हैं, वो कितनी चीज़ें अचीव कर चुका है और वो कितनी चीज़ें अचीव करना चाहता है, वो कितना वैलिडेट पर्सन है हमारे लिए और उसकी टेस्ट एबिलिटीज़ कैसी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, के वैलिडिटी टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास वैलिडिटी हमारे पास होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कांस्टेंट वैलिडिटी। हमारे पास जो बुक में डिस्कस की गई है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कांस्टेंट वैलिडिटी ही डिस्कस किया गया है। एंड देन उसके बाद उसने कहा है हमारे पास फेस वैलिडिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम डिटेल से देखते हैं हमारे पास कि क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो होती है वो एक टाइप की वैलिडिटी बेस होती है जो शो करती है स्कोर्स को, कि एक पर्सन है, द स्कोर्स जो है उस पर्सन के कितने हैं, जो दो चीज़ों पे बेस करती है, स्कोर ऑन द टेस्ट यानी प्रीडिटर, यानी ये किस पे बेस करती है, हमारे पास स्कोर ऑन द टेस्ट प्रीडिटर पे बेस करती है। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास किस पे बेस करता है, एंड रिलेटेड टू अ जॉब परफॉर्मेंस इज अ क्राइटेरियन, जो जिस पर्सन की जॉब की परफॉर्मेंस क्या है, कितनी है, ये हमारे पास क्या है, क्राइटेरियन के ऊपर आता है। नेक्स्टली हमारे पास जो आया है जी वो है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। सबसे पहले हमने क्राइटेरिया तो ये समझा कि एक टाइप का ऐसा वैलिडिटी बेस होती है जो स्कोर जो होते हैं, स्कोर ऑन द टेस्ट के टेस्ट में कितने स्कोर हैं वो हमारी परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। यानी अगर एक पर्सन के अच्छे स्कोर आए हैं तो इट मीन्स कि उसकी क्लास में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, अगर उसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्लास में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी कि वो अपने टीचर्स के क्वेश्चंस का आंसर देता होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो जो है वो क्या होगा, वो बंदा क्राइटेरियन वैलिडेट होगा। जैसे कि हमने एक क्लास को हमने इसको रिलेट कर दिया है, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वो कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। ये कंटेंट वैलिडिटी हमारे पास क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी ये होती है कि क्या उस पर्सन्स के जो वो स्किल्स हैं, जो उसके पास टास्क हैं, वो फेयरली सैम्पल ऑफ द टास्क, मतलब उसके साथ फेयरली जस्टिस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यानी द टेस्ट दैट इज कंटेंट वैलिडेट इज वन दैट कंटेन अ फेयर सैम्पल ऑफ द टास्क एंड स्किल एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन द टेस्ट। यानी कि जो जॉब दिए गए हैं, यानी क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो क्या फेयरली उसके जॉब से रिलेटेड हैं, यानी जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो हम जानना चाहते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो हमने शो करवाया है कोर्स कि हमने इस कोर्स से रिलेटेड हमें एक टीचर चाहिए, तो हमने क्या, अगर हम HRM का टीचर चाहिए तो जो टेस्ट लिया गया है उस टीचर का कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे कॉलेज में इंटर हो, तो क्या वो टेस्ट जो हैं वो उसी कोर्स से रिलेटेड हैं।
तो वो हमारे पास क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी, कैसा कंटेंट दिया गया है। अगर हमने एचआर का कोर्स दिया गया तो उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी एचआर के लिए एचआर के कोर्स जैसी होनी चाहिए कि वो हमारे कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए उसके कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू वैलिडेट अ टेस्ट, कि हम किसी भी टेस्ट को वैलिडेट कैसे बना सकते हैं, कैसे कोई भी टेस्ट हमारे लिए वैलिडेट हो सकता है। जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एनालाइज द जॉब। हमने पीछे क्राइटेरिया में पढ़ा, हमने क्राइटेरिया के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने क्राइटेरिया में फोकस किया था जी प्रीडेटर्स एंड क्राइटेरिया पे। वो कहते हैं एनालाइज द जॉब, प्रिडिक्टर एंड क्राइटेरिया। प्रिडिक्टर यहाँ पे हमने किसको दिया है जी, प्रिडिक्टर से हम यहाँ पे शो करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन को, कि किसी भी पर्सन को अगर हम हायर करें, टीचर को किस लिए हायर कर रहे हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि एचआरएम के टीचर के लिए यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टीचर के लिए हायर कर रहे हैं, तो उसके पास जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या उसके पास एचआरएम का पूरा नॉलेज है, क्या उसके पास एचआरएम की स्किल्स हैं, क्या उसके पास एचआरएम की एबिलिटीज़ हैं, क्या वो पूरा जो है उसके पास कॉम्पिटेंसी स्किल्स हैं। ये जो हमने पीछे अभी एक डिस्कस किया है ना कासा, जो मैंने आपको डिटेल से बताया KSA, ये यहाँ पर हमने प्रीडेटर में क्या चीज़ें देखनी है, हमने ये देखना है कि उसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एंड क्राइटेरिया, और उसका क्राइटेरिया देखना है कि क्या उसका क्राइटेरिया जो हम उसकी सक्सेस को मैयर कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया की बेस पे कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव बेस पे भी मैयर कर सकते हैं और क्वालिटेटिव बेस पे भी मैयर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव बेस में हमने उसका टेस्ट लिया और उसके स्कोर के जरिए हमने मैयर कर दिया, और क्वालिटेटिव बेस के अंदर हमने ये देखा कि उसके नॉलेज कितना, उसके पास स्किल्स कहती हैं, ये हमने उसके क्वालिटी बेस के ऊपर उसको क्या किया, मैयर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट वैलिडेट का सेकंड स्टेप क्या होता है, चूज द टेस्ट। हमने टेस्ट को चूज करना है, जिसमें हमने क्या देखना है, टेस्ट बैटरी और अ सिंगल टेस्ट। टेस्ट बैटरी भी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हमें ये होता है एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट हम लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेस्ट बैटरी होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सिंगल टेस्ट, या फिर हम एक ही टेस्ट लेकर उसे कहते हैं कि आप पास आउट हो गए, अब आप हमारे पास नेक्स्ट डे आकर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एडमिनिस्टर द टेस्ट। हमने क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है टेस्ट को, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव वैलिडेशन। कंकरेंट वैलिडेशन क्या होता है, कंकरेंट वैलिडेशन जो होता है, ये मेन वर्ड सर हो रहा है करंट का। करंट का क्या मतलब होता है, यानी करंट एम्प्लॉयज स्कोर विद द करंट परफॉर्मेंस, यानी करंट एम्प्लॉयज हैं और उनकी परफॉर्मेंस को ही, करंट परफॉर्मेंस को ही स्कोर किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, कंकरेंट। और प्रेडिक्टिव वैलिडेशन क्या होती है, यानी लेटर मैयर परफॉर्मेंस विद प्रियर स्कोर, यानी हमने पिछले स्कोर्स यानी पहले स्कोर्स के साथ हमने उसकी अब लेटेस्ट जो है हमने लेटर वाली परफॉर्मेंस को मैयर कर देना, ये हमारे पास क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडेशन। यानी कि हम कहते हैं कि 2 साल पहले जो है हमारी सेल्स जो हैं वो तकरीबन 1 लाख थी, तो इट मीन्स दैट अगर हमारी लास्ट ईयर सेल 2 साल पहले 1 लाख थी, लास्ट ईयर सेल हमारे पास 1.5 लाख थी, इट मीन्स कॉन्स्टेंटली 50,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल यानी हमारे पास कितनी होगी, 2 लाख सेल्स होगी। तो हमने क्या किया, हमने लेटर मैयर को किससे परफॉर्मेंस को मैयर किया, हमने पीरियड स्कोर पिछले स्कोर के साथ मैयर कर दिया, ये हमारे पास क्या होगा, प्रेडिक्टिव वैलिडेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटेड टेस्ट स्कोर एंड क्राइटेरिया। अब रिलेटेड टेस्ट स्कोर एंड क्राइटेरिया में क्या होता है, हम कहते हैं स्कोर वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि हम इनका क्या करते हैं, आपस में कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं कि अगर किसी का जो है स्कोर जो है वो अच्छा होगा तो इट मीन्स उसकी जो है परफॉर्मेंस वो भी अच्छी होगी। ये हम फोकस करते हैं अपने पास एक्चुअल परफॉर्मेंस पे, हम इसमें किसको फोकस करते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस को फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 हमारे पास क्या आता है जी, स्टेप 5 हमारे पास आता है क्रॉस वैलिडेट एंड री वैलिडेट। इसके अंदर क्रॉस वैलिडेट एंड री वैलिडेट में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इन दोनों स्टेप को क्या करते हैं, हम इन दोनों स्टेप्स को डिफरेंट सैंपल्स यानी डिफरेंट एम्प्लॉयज के ऊपर टेस्ट करते हैं, यानी उनका इस तरह कॉन्करेंट, किसी से प्रेडिक्टिव टेस्ट लेते हैं, किसी को हम स्कोर्स को कोरिलेशन बेस के ऊपर मैयर करते हैं। अगर हमने कॉन्करेंट लिया है तो उसको कोरिलेशन बेस के ऊपर मैयर किया, हमने किसी का प्रेडिक्टिव वैलिडेशन किया तो उसको कोरिलेशन बेस पर मैयर कर दिया, तो हम इसको डिफरेंट वे से वैलिडेट टेस्ट को मैयर करते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इस टेस्ट को हमने कैसे जो है किया। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेस्ट को प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमें किस प्रोग्राम की गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी, यूज स्ट्रेस एज अ सप्लीमेंट, हमने इस टेस्ट को एक एंट्री पास बना दिया। फिर हमने क्या, वैलिडेट द टेस्ट, के टेस्ट वैलिडेट होना चाहिए, वैलिडेट को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसके टाइप्स को भी। नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटर योर टेस्ट इन सिलेक्टिंग प्रोग्राम, हमने क्या किया, मॉनिटर किया अपने टेस्ट को, ये देखा कि जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है क्या उसी के मुताबिक जो है हमारा
टेस्ट है अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, जो पर्सन जिस चीज़ के लिए आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉय जिसको हम हायर कर रहे हैं, क्या वो उसकी टेस्टिंग जो है उसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, फिर हमने उसका क्या किया, रिकॉर्ड भी एक्यूरेट रखा, और हमने उस रिकॉर्ड की भी पीछे डिटेल भी पढ़ी है कि हमें पर्सन का रिकॉर्ड कैसे सेव रखना चाहिए, हमें पर्सन का रिकॉर्ड अपने पास सेव रखना चाहिए, अगर कोई पर्सन फेक है तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए। पूरी स्टेटमेंट हमने डिटेल से स्टार्ट ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं यूज आ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट। हमने क्या है, हमने सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करना है, वो उनको देखना है कि वो सर्टिफाइड होने चाहिए, एग्जैक्टली वही साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए वहाँ पर जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं मैनेज टेस्ट कंडीशन। हमने टेस्ट की कंडीशन को मैनेज करना है कि हमने किस टाइप का टेस्ट रखना है। हमने पीछे टेस्ट की भी टाइप्स पढ़ी है और अगर आगे भी हम इसके और डिटेल से टेस्ट के टाइप्स देखेंगे। अब वो कहते हैं रीवैलिडेट पीरियोडिकली, और हमें क्या करना है, इसको देखना है कि कितना टाइम तक वैलिडेट है। अगर ये टेस्ट जैसे हम ये देखें, हम बहुत से ये इस टेस्ट से बाहर जाते हैं रिक्रूटिंग के टेस्ट से, तो हम देखते हैं कि NTS की टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सा टेस्ट कितने ईयर तक के लिए वैलिडेट है, PPSC के टेस्ट कब तक के लिए वैलिडेट है, CSS के टेस्ट कब तक के लिए वैलिडेट है। तो ये हम अपने प्रोग्राम से रिक्रूटिंग से बाहर के टेस्ट की वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि वैलिडेशन क्या है, अब कोई भी पर्सन है वो मेडिसिन यूज़ करता है, कोई भी दवाई है, कोई भी सिरप है, उसकी बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट इस डेट से लेकर इस डेट तक में एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि वो इतनी डेट तक वैलिडेट है, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नई बॉटल लानी पड़ेगी। सो क्या है, रीवैलिडेट पीरियोडिकली, हमें इसको सिस्टम रीवैलिडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके डिटेल से नोट आपको प्रोवाइड करें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट कीजिए और मैं आपको डिटेल से इसके नोट जो है वो प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी इसकी डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।